जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका कॉन्सेप्ट गुरुजी के यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आसराज। देखिए, इससे पहले जो है पहले वाली क्लास में हिस्ट्री का 2 अंक का प्रश्न जो है जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको मैं करवा दिया हूं। अभी तक में मात्र 3 क्वेश्चन बचा है जो कि इस क्लास में इसको पूरा कर देंगे। साथ साथ में इसी क्लास में और क्या कर देंगे, अर्थशास्त्र का भी जितना भी लघुत्तरीय प्रश्न है सबको इसी में ऐड कर देंगे। ठीक, आइए इसको शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, छापा खाना यूरोप कैसे पहुंचे। देखिए, छापा खाना कोई आदमी का नाम नहीं है। छापा खाना जो है छापने की एक मशीन है। छापा खाना क्या है, छापने की एक मशीन है। देखिए 1925 ईस्वी में मार्को पोलो, ये मार्को वाला कौन है, मार्को पोलो कौन है, व्यक्ति है। कौन, क्या है, व्यक्ति। जब चीन से इटली वापस आया तो वह अपने साथ चीन में प्रचलित वुड ब्लॉक छपाई की तकनीक लेता है। देखो वुड ब्लॉक क्या है, छपाई की मशीन। वुड बनाता है लकड़ी के बना हुआ रहता है। ठीक है, छापने के क्या है, मशीन एक तरह का है। कब के बात है, 1925 में मार्को पोलो कहाँ, जब चीन से कहाँ आया था, इटली। मार्को पोलो कहाँ के थे, इटली के थे। मार्को पोलो कहाँ के थे, इटली के। जब चीन से वो आए थे तो साथ में उन्होंने क्या लाया था, वुड ब्लॉक। वुड ब्लॉक क्या है, छपाई की तकनीक लेते हैं। वुड ब्लॉक क्या है, छापने की एक मशीन है। इससे हस्तलिखित पांडुलिपि के स्थान पर वुड ब्लॉक की छपाई की तकनीक विकसित थी। पहले क्या था, इटली में हाथ से कोई भी चीज़ लिखते थे। पहले इटली में क्या होता था, हाथ से कोई भी चीज़ लिखते थे। लेकिन चीन से जब से मार्को पोलो ने चीन से क्या लाया, वुड ब्लॉक, उस समय से तब फिर हाथ से नहीं लिखने लगा। उस समय तब किससे छपने लगा, कोई भी किताब, वुड ब्लॉक से। किससे छपने लगा, वुड ब्लॉक से। अब देखिए, इटली से आरंभ होकर यह तकनीक यूरोप के अन्य भागों में फैल गया। आरंभ, यह जो तकनीक है कहाँ से आरंभ हुआ, इटली से आरंभ, और कहाँ कहाँ फैल गया, इटली के अन्य भागों में ये फैल गया। कौन सी फैल गया, वुड ब्लॉक छापने की एक मशीन जो है। ठीक, आइए 2 नंबर क्वेश्चन को समझते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है, स्लम पद्धति की शुरुआत कैसे हुई। देखिए कौन पद्धति, स्लम पद्धति की शुरुआत। देखिए औद्योगिकरण, औद्योगिकरण का मतलब है उद्योग लगाना। औद्योगिकरण मतलब क्या होगा, उद्योग लगाना। देखिए औद्योगिकरण के फल, जब उद्योग लग गया उसके फलस्वरूप बड़े बड़े कारखाना क्या हो गए, स्थापित हुए। बड़े बड़े कारखाना क्या लगे, स्थापित हुए। बड़ी संख्या में गांवों से मजदूर पहुंचने लगे। कहाँ, कारखाना में। बड़े संख्या में जो है मजदूर लोग पहुंचने लगे। कहाँ पहुंचने लगे, कारखानों में। वहाँ रहने की कोई व्यवस्था नहीं थी। देखिए कारखाना में पहुंचने लगे बड़े मजदूर सब, तो कारखाना में रहने की सुविधा तो नहीं है ना, रहने की सुविधा नहीं थी। देखिए कोई रहने की व्यवस्था नहीं थी। मजदूर कारखाने के निकट रहे, इसलिए कारखाने के मालिकों ने उनके लिए छोटे छोटे मकान बनवाए। देखिए कारखानों के जो मालिक थे उन्होंने क्या सोचा था कि मजदूर सब जो है इसी कारखानों के नज़दीक ही रहे, तो मजदूर के लिए क्या बनाए थे, छोटे छोटे मकान बनवा दिए थे। लेकिन मकान तो बनवाए थे, ठीक है, लेकिन इसमें सुविधाएं नहीं थी। मकान जो तो मजदूरों के लिए बनवे किया था, लेकिन उसमें सुविधा नहीं था। ठीक है, इन मकानों में क्या क्या, हवा, पानी तथा रोशनी तथा साफ सफाई की व्यवस्था भी नहीं थी। देखिए इतना चीज़ अगर कोनो मकान में नहीं रहेगा तो कौन आदमी इसमें जाके रहेगा, सोचने वाला बात है। ठीक, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, औद्योगिकरण ने मजदूरों की आजीविका को किस तरह प्रभावित किया था। औद्योगिक, देखिए नया उद्योग जो लगा तो मजदूर की आजीविका में माना क्या हुआ, अपने जीवन जीने के लिए जो काम करते हैं वही क्या कहलाता है, आजीविका। तो किस तरह प्रभावित किया, किसने, औद्योगिकरण ने। आइए आंसर में समझते हैं इसको। औद्योगिकरण के कारण घरेलू उद्योगों के मालिक कौन बन गए थे, मजदूर बन गए। जब नया नया उद्योग लगा ना, उस समय घरेलू उद्योग में मालिक कौन बनने लगा, मजदूर बनने लगा। ठीक, इनकी आजीविका उद्योगपतियों के द्वारा। देखिए उद्योगपति किसको बोलते हैं, जो उद्योग का जो हेड होता है उसको क्या बोलते हैं, उद्योगपति। इनकी आजीविका माना मजदूर जो अपना जीवन जीने के लिए जो काम करता था, उद्योगपतियों के द्वारा दिए गए वेतन पर निर्भर थी। देखिए आजीविका मतलब जीवन जीने के लिए मजदूर जो काम करते थे उसके बदले में वेतन कौन देता था, उद्योगपति। लेकिन ये वेतन जो है उद्योगपतियों पर निर्भर रहता था, मतलब जितना दे देता था उतना में संतोष मान लेता था मजदूर लोग। अब देखिए इसमें क्या क्या होता था, औरत एवं बच्चों से 16 से 18 घंटे काम तक लिया जाता था। किसमें, औद्योगिकरण में। देखिए मजदूरों और बच्चों से कितना घंटा कम लिया जाता था, 16 से 18 घंटे। औद्योगिकरण के विकास से मजदूरों की आजीविका पर बुरा प्रभाव पड़ा। आप बताइए, दिन भर में 24 घंटा होता है, 16 से 18 घंटा कोई मजदूर अगर काम करेगा तो शरीर का स्थिति क्या बन जाएगा, सोचने वाला बात है। इसीलिए तो औद्योगिकरण के विकास से मजदूरों के आजीविका पर कैसा प्रभाव जगा, बुरा प्रभाव पड़ा, सोचने वाला बात है। दिन भर में 24 घंटा यहाँ 16-18
कमें करना पड़ रहा है। ठीक, अब देखिए क्या है, कारखानों में मशीन या यंत्रों से उत्पादन शुरू हो गया। बड़े बड़े कारखानों में जहां आदमियों की ज़रूरत पड़ता था, लेकिन अब कारखानों में क्या, कौन सी का यूज होने लगा, मशीन और यंत्र का उपयोग होने लगा। अब उदाहरण ले लीजिए, मान लीजिए पहले केला खेत जो है कुदाल से लोग पंचक्का करते थे, ठीक, लेकिन अब क्या छोटका ट्रैक्टरे आ गया, ट्रैक्टरे केला में घुसा देता है, तुरंत ही कर देता है। इससे क्या हुआ, मजदूर लोग बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं। किससे, मशीनों से। मशीनों तंत्रों से शुरू हो गया, जिससे मजदूरों की छटनी होने लगी। अब देखिए, मजदूर जो पहले काम करता था उसका क्या होने लगी, छटनी होने लगी। इसलिए मजदूरों ने मशीनीकरण का विरोध करना शुरू। अब देखिए, मजदूरों के जब छटनी शुरू हो गया तो मजदूरों ने क्या किया, मशीन का मतलब मशीनीकरण मतलब मशीन से समझ जितना भी वस्तु है सबका क्या करने लगा, विरोध करना शुरू कर दिया। कौन लोग, मजदूर लोग। इस तरह औद्योगिकरण ने मजदूरों की आजीविका को क्या किया, प्रभावित किया। देखिए, इतिहास का टोटल ओनली 3 क्वेश्चन ही बचा था, 3 क्वेश्चन खत्म हो गया। अब अर्थशास्त्र का देखिए, अर्थशास्त्र टोटल क्या क्वेश्चन है, 5। इससे पहले अर्थशास्त्र का अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ एकदम करवा दिए, उसको अच्छे से जाके देखें, ठीक है। इसमें हिस्ट्री का और इकोनॉमिक्स का दोनों मिक्स कर दिए हैं ताकि आपको समय का बचत हो। ठीक, क्वेश्चन का शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, मुद्रा की परिभाषा। देखिए, मुद्रा के बारे में बहुत सारे अर्थशास्त्री ने अलग अलग परिभाषा दिया है, तो सबसे आसान परिभाषा किसका है, प्रोफेसर हार्टलेविट्स के अनुसार। किसके अनुसार, प्रोफेसर हार्टलेविट्स के अनुसार क्या है, मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है, माना पैसा वह है जो पैसा का कार्य करती है। बस एक लाइन में सीधा सी बात। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन क्या है, वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है। वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है, देखिए, जब किसी वस्तु या सेवा का विनिमय किसी अन्य वस्तु या सेवा के साथ प्रत्यक्ष रूप से दिया जाता है तो वही क्या कहलाता है, वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाता है। जैसे देखिए, मान लीजिए हम आपको कलम दिए, आप हमको कलम के बदले में किताब दे दिए, यही क्या हो गया, वस्तु विनिमय प्रणाली। ठीक, ये 3 नंबर क्या है, सहकारिता से आप क्या समझते हैं। समान अर्थों में सहकारिता का अर्थ क्या होता है, एक साथ मिलजुल कर कार्य करना। समान अर्थों में मतलब बोलचाल की भाषा में हम लोग बोल सकते हैं, सहकारिता का अर्थ क्या होता है, एक साथ मिलजुल कर काम करना। लेकिन अर्थशास्त्र के अनुसार सहकारिता का परिभाषा आइए समझते हैं क्या है। सहकारिता वह संगठन है जिनके द्वारा 2 या 2 से अधिक व्यक्ति स्वेच्छापूर्वक मिलजुल कर आर्थिक हितों की वृद्धि करते हैं। देखिए, सहकारिता का मतलब क्या हुआ, जिनके द्वारा 2 या तो 2 आदमी रहेगा या 2 से अधिक रहेगा, अपने आर्थिक हित की क्या करेगा, वृद्धि करेगा। माना उसको कोई चीज़ का कमी है या फिर नहीं है, आर्थिक हित वही हुआ, ठीक है, कोई चीज़ की कमी है या फिर नहीं है, ठीक, उसका क्या करेगा, वृद्धि करेगा। तो किस में आएगा, ये सहकारिता में आएगा। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या है। कौन कंपनी, बहुराष्ट्रीय कंपनी। देखिए, ऐसी कंपनी जिसका उत्पादक तथा व्यापारिक गतिविधियां एक से अधिक देश में फैली हो। देखिए, कंपनी वैसा हो जो एक देश में न अनेक देशों में फैली हो, वही कौन कंपनी कहलाता है, बहुराष्ट्रीय कंपनी। जैसे देखिए कोका कोला, ऐसा नहीं कि खाली भारत में, विदेश बहुत सारे देश में कोका कोला का प्रचार फैला हुआ है। और किसका, पेप्सी का। ठीक है, कोका कोला और पेप्सी का बहुत सारे देश विदेश में इसका प्रचार फैला हुआ है, इसलिए कौन कंपनी का एग्जाम्पल ये आ गया, बहुराष्ट्रीय कंपनी के एग्जाम्पल आ गया। ठीक, देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं। वैश्वीकरण का मतलब क्या हुआ, वैश्वीकरण का अर्थ विश्व की विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं। देखिए, अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है, अर्थ माना पैसा, व्यवस्था लेखा जोखा करना, मतलब विश्व की विभिन्न पैसा के लेखा जोखा करने में पैसा का लेखा जोखा करना ही क्या कहलाता है, अर्थव्यवस्था। ठीक, लेकिन यहाँ इकोनॉमिक्स में हम लोग क्या बोलेंगे, अर्थव्यवस्था। फिर से इसको समझते हैं, वैश्वीकरण का अर्थ विश्व की विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं में सामंजस्य। सामंजस्य का मतलब हुआ एकता, सामंजस्य मतलब क्या, एकता स्थापित करना और उन्हें क्या, एक दूसरे से जोड़ना। सामंजस्य मतलब हो गया एक दूसरे का स्थापित करना और एक साथ जोड़ना। इस व्यवस्था में वस्तुओं के आयात एवं निर्यात पर कोई प्रतिबंध नहीं होता। देखिए, आयात निर्यात क्या हुआ, मान लीजिए भारत से कोई चीज़ विदेश में गया, ये क्या हो गया, आयात। अब विदेश से कोई चीज़ भारत में आया, देखिए ये क्या हो गया, निर्यात। ठीक, कोई प्रतिबंध मतलब इस पर कोई रोक नहीं होता है। ठीक, उम्मीद करते हैं यह क्लास अच्छा लगा होगा। अब जो बचा है वो देखिए क्या क्या बचा है। बचा है सिविक्स का 2 मार्क्स वाले प्रश्न, लेकिन इस सिविक्स का हम कुछ प्रश्न करा भी दिए हैं, ठीक है, इसलिए उसको जरूर जाकर देखना है। और क्या बचा है, ज्योग्राफी का लॉन्ग क्वेश्चन बचा है, हिस्ट्री का लॉन्ग क्वेश्चन बचा है और इकोनॉमिक्स का लॉन्ग क्वेश्चन बचा है। ठीक।